हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, माय नेम इज़ काशिफ अली एंड आई एम द मेडिकल स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ये आज का वीडियो है जो स्पेशली होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए जो कि एनएमटी के 2024 टू 22 सितंबर में अपीयर होने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपके साथ अपनी टाइम टेबल शेयर करने वाला हूँ जिस दिनों में मैंने अपनी मेहनत की थी और टाइम टेबल के साथ में पढ़ता था। तो काइंडली इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे स्ट्रगल की थी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब टाइम टेबल कैसे आपको बनानी है, बेसिकली स्ट्रगल का एक स्टेप्स होते हैं। जस्ट लाइक यू हैव टू मेक टाइम टेबल। टाइम टेबल आप इन दिनों में कैसे बनानी है, आपको फास्ट रिवीजन के साथ आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं और उसके बाद एक सीक्वेंस के साथ आपको रिवीजन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिवीजन योर बायोलॉजी बुक्स, आफ्टर देन यू हैव टू रिवीजन योर केमिस्ट्री बुक्स एंड आफ्टर देन फिजिक्स बुक्स। अच्छा बच्चों, अब पैटर्न कुछ इस तरह है कि आपको क्या करना है कि बायोलॉजी के वो चैप्टर्स उठाने हो जो कि आपके लिए यूं कह लें कि सर दर्द है, हेड एक है, आप कह लें कि सर ये मुझे नहीं आ रहे, तो काइंडली उसको उन चैप्टर्स को बहुत ही टाइम दें आप और स्पेसिफिकली आप अपनी टाइम टेबल बनाएं। और उसके साथ ही साथ जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो काइंडली उन चैप्टर्स को हाईलाइट करें कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें। अब ऐसा नहीं कि आप डीप में पढ़ेंगे बायोलॉजी, नहीं, अब आपको फास्ट रिवीजन करनी है। और उसके बाद आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को भी कुछ इस तरह से बनाएं जो कि फार्मूलाज हैं, जो कि अपने यूं के लें कि केमिकल बॉन्डिंग्स हैं, वो सारे रेशियोज हैं, सारे आपको याद करने हैं। ओके, और एक आपका नोटबुक होना चाहिए जिसके साथ आप जुड़े रहें और हेल्प मांगे उससे ही पढ़े रहें। और थर्ड वन है फिजिक्स। फिजिक्स को कैसे करेंगे आप, फिजिक्स के सारे फार्मूलाज यूनिट्स आप पढ़ें और उसके साथ ही साथ उनके न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करते जाएं। ओके, तो इसके साथ क्या होगा कि आपको जो फार्मूलाज और यूनिट्स होंगे तो इंशाल्लाह उनकी मदद से आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकेंगे। अब कुछ ऐसा सीन है कि आप पर डे का एक सीक्वेंस बनाएं कि भाई आपको 3 to 4 आवर्स क्या करना है, बायोलॉजी पढ़नी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और 3 to 4 आवर्स आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, 3 to 4 आवर्स फिजिक्स पढ़नी है। ऐसी आपको दिन में 13 से लेकर 15 आवर्स की स्टडी करनी है। ओके, क्योंकि ये स्टडी इन दिनों में बहुत ही मस्ट होती है। अच्छा, कोई स्टूडेंट कह रहा है कि सर मैं 16 to 17 आवर्स कर रहा हूँ, तो ये भी बेहतरीन है। क्योंकि क्या होता है, ये जो दिन ये जो डेज होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये डेज में आप क्या करते हैं, आपकी इंस्पायरेशन, आपकी मोटिवेशन बहुत ही बड़ी होती है। आप कहते हैं कि सर 10 मिनट भी मिल जाए तो हम मेहनत करेंगे। तो काइंडली इन चीज़ों पर फोकस करिए। अपनी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ इस तरह से आपको पढ़नी है। मैं अपने टाइम पर क्या करता था कि जो बायोलॉजी होती थी स्पेसिफिकली मैं उनके एक नोट्स बनाता था। अब आप क्या सोचेंगे कि सर बायोलॉजी की नोट्स कैसे, क्योंकि आप देखिए ना, बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो सिंध टेक्स्ट बुक एक अलग चीज़ है और अपनी जो पंजाब है अलग है, और जो केपी के लें आप, ये सारे जो है करिकुलम अलग है। इनके जो पॉइंट्स की जो परसेंटेज होती है ना डिफरेंशिएट, जैसा कि कह लें कि भाई सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो सिंध के स्टूडेंट की जो टेस्ट होती है एनएमटी केट की, उसमें भी पंजाब टेक्स्ट बुक में से भी क्वेश्चंस आते हैं 15 to 20। तो मैं अपने इस दिनों में क्या करता था कि जो भी हाईलाइटेड मेरी पॉइंट्स होती थी सिंध टेक्स्ट में, वो मैं जल्दी से रिवीजन करता था। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता था मुझे बायोलॉजी के पोर्शन में से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 आवर्स स्पेसिफिकली आपको बनाने हैं बायोलॉजी के, तो मैं उन आवर्स को बचाने के लिए क्या करता था, उनको पहले बचाता था और उसके बाद ही एक बायोलॉजी का बुक उठाता था फर्स्ट ईयर इंटर, और उसी में से भी मैं पॉइंट्स को हाईलाइट करता था। इससे क्या होगा कि आपको आइडियाज हो जाएंगे कि भाई हमारे जो सिंध में पॉइंट्स नहीं है वो दीगर बुक्स में, जैसा कि पंजाब हो गया, केपी के हो गया, तो ये भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके इंडियर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि 15 से लेकर 20 एमसीक्यूज जो होते हैं हमारे दूसरे प्रोविंस के बुक्स में से आते हैं। ठीक, और उसके साथ केमिस्ट्री को भी आपको एक नोट्स के साथ ही पढ़ना है। जब मैं पढ़ता था तो अपना नोट्स बनाता था और मेरा स्पेसिफिकली एक बुक होता था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि एक मेरा कॉमन नोटबुक होता था जिसमें मैं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के पॉइंट्स लिखता था। तो केमिस्ट्री को भी आपको डीप में पढ़ना नहीं है, अब आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन का मतलब है कि ये डेज आपके रिवीजन है, और उसके बाद आप जब फिजिक्स पर आएंगे तो फिजिक्स के भी नोट पढ़ लें और काइंडली फिजिक्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि 5 से 10 एमसीक्यूज जो होंगे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। तो काइंडली उन पर फोकस करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो मैक्सिमम 10 एमसीक्यूज जो होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स के, तो काइंडली उन पर आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे आप, काइंडली अगर आप सिंध के स्टूडेंट हैं तो काइंडली आप अपने जो टेक्स्ट बुक्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो काइंडली उनको फिलहाल साइड में रखें, क्योंकि ये डेज आपके लिए बुक को पढ़ने के लिए नहीं है, इसमें टाइम जाएगा। ओके, आप अपने नोट्स पढ़ें। अगर बायोलॉजी है तो आप भले पढ़ लें, क्योंकि वो भी फास्ट रिवीजन के साथ। अच्छा, उसके साथ ही साथ आप क्या करेंगे कि अपनी डेली रूटीन बनाएंगे।
आपका जो टाइम होना चाहिए सुबह का वो यूं कह लें कि 5 बजे होना चाहिए। 5 बजे उठकर आप नमाज अदा करें और उसके बाद ही आप एक स्टडी का करिकुलम स्टार्ट करें। और सुबह के टाइम आप जो भी वैल्यूज़ वाली चीज़ें हैं यूं के लेके थ्योरेटिकल हैं और टिपिकल हैं, क्रिटिकल हैं, आप वो सुबह के टाइम याद करें। यू नो सुबह के टाइम जो हमारा माइंड होता है वो फ्रेश अप होता है और एक अच्छा दिन गुजरने के लिए हमें पॉसिबिलिटीज़ को हल करना आता है। वो कैसे? आपका माइंड जो है फ्रेश अप होना चाहिए। तो सुबह के वक्त आप वो चीज़ें उठाएंगे जो कि आपको रात के वक्त नहीं होती। रात के वक्त आप दोपहर के वक्त आप क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे और थ्योरेटिकल दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन जो क्रिटिकल चीज़ें हैं आपको हेडेक कर रही हैं वो काइंडली सुबह के टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप एक अपना करिकुलम बनाएंगे, एक अपना एनवायरनमेंट बनाएंगे इन दिनों में। वो क्या होता है कि अगर आप इन दिनों में स्टडी के साथ जुड़े रहेंगे तो बिलीव करें, आप जब अपीयर होंगे एनएमडी में तो आपको पॉइंट्स वही याद आएंगी जो इन दिनों में आपने पढ़ी होगी। आपको वो चीज़ें नहीं याद आएंगी जो आपने पिछले 2 साल पहले पढ़ी या 1 साल पहले, क्योंकि वो चीज़ें आपके माइंड में एक कॉमन पार्ट्स में चली गई, अब वो स्पेसिफिक नहीं रही। लेकिन ये जो डेज होते हैं काइंडली आप इन पर फोकस करें और अलग अलग अपने माइंड में पार्टीशन बनाएं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स की, तो इंशाल्लाह यू विल गेट मोर बेनिफिट इन योर एंट्री टेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने सारी फीचर्स आपको बताई हैं आप इन पर एक्ट करेंगे और अपनी एंट्री के जो प्रिपरेशन है वो अच्छी करते जाएंगे। अच्छा ये होगा कि इससे आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी होगी। तो अब स्टूडेंट वे कुछ ऐसा आपका होना चाहिए कि देखिए ना, आपकी एक फैमिली होगी, आपको डिस्टर्बेंस भी होगी। काइंडली एनवायरनमेंट ऐसा चूज करें, भले आपको अकेले रहना पड़े, एनवायरनमेंट इन दिनों में ऐसा चूज करें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, मेरे दिनों में मैं क्या करता था कि 16 से 17 आवर्स और कभी कभार 18 आवर्स भी मेरी स्टडी होती थी, ठीक है। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है कि अपने स्टडी को डेवलप्ड के साथ पढ़ना है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो काइंडली अगर कोई भी बायो में से, मैं क्या करता था जब बायोलॉजी पढ़ता था कोई भी चीज़ नहीं आती थी तो उस पर मैं पैनिक नहीं होता था, ये यूं के लेके कंफ्यूजन में नहीं होता था, क्योंकि देखिए ना ये डेज लास्ट है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आएगी ना तो आप डिप्रेस हो जाएंगे, कहेंगे यार ये मुझे अभी नहीं आ रही तो मैं एनएमडी में क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो काइंडली इन चीज़ों पर आपको डिप्रेस नहीं होना, पैनिक नहीं होना, क्योंकि अगर आपकी कोई भी चीज़ गलत जा रही है, देखें अगर ये सिंपल है तो आप उसके पीछे लग जाएंगे, भाई मुझे इसको टाइम देना है। अगर ये लॉन्ग टर्म में एक बड़ी स्केड्यूल लेवल की पॉइंट है तो आप उसको छोड़ दें काइंडली, क्योंकि देखिए ना सारे एमसीक्यूज तो नहीं आएंगे ना सभी चैप्टर्स में, कुछ ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिनमें से ये करिकुलम के साथ एमसीक्यूज बेस निकलते हैं अपने। तो काइंडली आप कोशिश करिए कि अपने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसा कि इंटर बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन हो गया, एवोल्यूशन हो गया, यूं के लेके न्यूरॉन्स का जो चैप्टर हो गया, तो काइंडली ये जो चैप्टर्स है ना आपको इनको बार बार रिवीजन करनी है, ठीक है। क्योंकि ये मोस्ट कॉमन हर एक साल की जो एंटिटीज होती है इनमें मोस्ट कॉमन, या एंजाइम के लिए या सेल वाला जो चैप्टर है वो के लिए, तो काइंडली इन सभी चैप्टर्स पर आप बहुत फोकस करें, ठीक है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि कभी कभार जो बच्चे होते हैं जेनेटिक्स में पढ़ जाते हैं कि भाई जेनेटिक्स से बहुत ही टफ चैप्टर है, मुझे पढ़ना है। हाँ मानते हैं कि जेनेटिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, काइंडली जेनेटिक्स के साथ बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो अपनी आप पार्टीशन बनाएं, बायो अलग एक पार्टीशन होनी चाहिए, केमिस्ट्री अलग होनी चाहिए और फिजिक्स अलग होनी चाहिए, ठीक है। मेरे टाइम पर मैं क्या करता था कि सुबह के टाइम तकरीबन 5, कभी कभार 5 से भी पहले उठता था, तो मेरी टाइम टेबल स्टार्ट होती थी सुबह से। तो मैं नमाज अदा करके अपनी टाइम टेबल को बढ़ाता था। बायोलॉजी अगर मुझे पढ़नी होती थी तो मैं बायोलॉजी पढ़ता था, लेकिन अगर मैंने जैसे आपको बताया कि क्रिटिकल चीज़ें जो आपको याद नहीं होती रात के टाइम दोपहर के टाइम, तो काइंडली वो मैं चीज़ें उठाता था और सुबह के टाइम पढ़ता था। इससे ये होगा कि जो चीज़ें आपको रात और दोपहर के टाइम नहीं होंगी इंशाल्लाह वो सुबह के टाइम होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया साइंटिफिकली भी प्रूव है कि सुबह के टाइम हमारा माइंड जो फ्रेश होता है। ऐसा नहीं कि आप रात के टाइम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दिन भर सोए होते हैं और रात भर पढ़ाई करते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उन्होंने भी एंट्री टेस्ट से क्रैक की है, ठीक है। ऐसा नहीं है, सारा डिपेंड आप पर है। काइंडली इन चीज़ों पर आपको क्या करना है, किसी भी फ्रेंड, किसी भी रिलेटिव्स की बात को अपने माइंड में नहीं रखना है, एक अलग ही एनवायरनमेंट बनाएं, अपनी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स को अलग अलग पार्टीशंस के साथ टाइम दें। मेरा भी यही पैटर्न था और उसके साथ साथ आपकी जो बेस्ट
प्रैक्टिस होनी चाहिए वो एमसीक्यूज होनी चाहिए, ठीक है। किप्स के एमसीक्यूज होंगे, आप डाउ यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज करें, आप जिना के एमसीक्यूज करें। इससे क्या होगा है कि बच्चों को आइडियाज़ होते हैं कि भाई एमसीक्यूज तो आएंगे एनएमटीके में, मगर किस तरह से आएंगे, किस चॉइस के एमसीक्यूज आएंगे, किस पोर्शन के साथ आएंगे। आपने देखा होगा ना सिलेबस में ये लिखा है कि भाई इतनी % हम देंगे हर्डल क्वेश्चन, इतना ईजी वे देंगे, इतना हाईली अपना कंफ्यूजिंग देंगे। तो काइंडली आपको कंफ्यूज नहीं होता, आप जस्ट अपनी प्रैक्टिस रखें, अल्लाह पाक पर भरोसा रखें और अपनी करिकुलम को एक अच्छे वे से बनाएं, क्योंकि ये चीज़ें आप जब भी कंप्लीट करेंगे तो आपका एक वेरीफाइड, कहते हैं ना वेरीफाइड करिकुलम आपका कंप्लीट होगा और उसके साथ साथ आपका माइंड भी फ्रेश होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एनएमटीके में जाकर पैनिक हो जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि भाई ये जो टेस्ट है आपकी लाइफ की बड़ी टेस्ट है, आपको पैनिक नहीं होना है। वो क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। वो यही समझते हैं कि भाई मुझे अगर ये पहले वाले 2 एमसीक्यूज नहीं आ रहे तो मैं दूसरी कैसे करूँगा। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, एमसीक्यूज पैटर्न ऑफ एमसीक्यूज मेरा एक वीडियो है, तो काइंडली उसको भी आप देखना कि क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बायोलॉजी का पोर्शन करना है फर्स्ट से लेकर 68 तक, क्योंकि 68 क्वेश्चन से। उसके बाद अगर केमिस्ट्री आ रही तो केमिस्ट्री करें, लास्ट में आप फिजिक्स करें, ओके। इंग्लिश को भी पढ़ते जाएं, लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ते जाएं। फर्स्ट रिवीजन में आपको ऐसा करना है, फिर से सेकंड रिवीजन बायोलॉजी के साथ स्टार्ट करनी है, ठीक है। और आपको जो आ रहे हैं वो काइंडली आपकी पर जो अपना है मार्क नहीं करें, आप क्वेश्चन पेपर ही हल्की सी टिक लगाएंगे ना। ये फॉर सपोज ये बुक है तो आप हल्की सी ऐसे टिक लगाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर पर ही वो टिक लगी होगी, की पर नहीं होगी। इससे क्या होगा कि अगर आपको लास्ट में कोई भी एमसीक्यूज आ रहा है कि सर ओ काश मैं ये नहीं करता की पर, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद केमिस्ट्री भी करें, फिजिक्स भी, सेकंड रिवीजन भी ऐसे ही लगाएं। थर्ड रिवीजन में आप क्या करें, अपने न्यूमेरिकल्स करें। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही तो काइंडली उसको फोकस करें। और लास्ट 1 एमसीक्यूज आप अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे तो आप काइंडली गेस करके वो करें, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो भी मैंने आपको बताया अपने एक्सपीरियंस के साथ बताया है, और इंशाल्लाह जो आप तैयारी कर रहे हैं वो भी आप छोड़िए नहीं कि सर ये बताया है कि हम ये करें। आप जस्ट एडॉप्ट करें चीज़ों को, ठीक है। आपने जो टाइम टेबल बनाई है वही ठीक है, लेकिन आप एडॉप्टेशन करें, अपनी स्टडी को स्मूथ रखें, एनवायरनमेंट अच्छा बनाएं, तो इंशाल्लाह यू विल गेट अ सक्सेसफुल स्कोर फॉर योर डिजर्विंग द सीट इन एनी हायर यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सारा लेक्चर है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर में आप कुछ भी गेन करते हैं तो काइंडली ये मेरा वीडियो आप अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ, ताकि उनको भी ये पता चले कि कोई बच्चा जो स्टडी कर रहा है वो किस पैटर्न से कर रहा है और किस वक्त में कर रहा है और कितने आवर्स कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, और एमसीक्यूज का जो वे ऑफ पैटर्न है वो किस तरह से होना चाहिए। देखिए ना, सारी जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, वो एमसीक्यूज के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमसे स्पीकिंग करवाएंगे एनएमटीके वाले, नहीं, हमें जस्ट एमसीक्यूज करने हैं। जिस बच्चे में कॉन्फिडेंस हो या ना हो, जस्ट एमसीक्यूज करने हैं। तो काइंडली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छी लगे। जो आपको एमसीक्यूज ना आ रहे हैं तो उनको रिपीट करें, अगर बड़े एमसीक्यूज हैं तो छोड़ दें उनको, अब टाइम नहीं है। और अपने माइंड को रिलैक्स रखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें तो इंशाल्लाह आप एक अच्छी सीट डिज़र्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए और अच्छे से मेहनत करिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।